ऐसा होना मुमकिन है कि शहादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। आवाज द वॉइस लेकर आया है आपके लिए स्टोरी वाला, कहानियां जो छू जाएं दिल को। स्टोरी वाला सीजन 2 में सुनिए ओनिका माहेश्वरी के साथ मंटो के अफसाने। जोगिंदर सिंह के अफसाने जब मकबूल होना शुरू हुए तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाए और उनकी दावतें करे। उसका ख्याल था कि यूं उसकी शोहरत और मकबूलियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जोगिंदर सिंह बड़ा खुशफहम इंसान था। मशहूर अदीबों और शायरों को अपने घर बुलाकर और उनकी खातिर तवज्जो करने के बाद जब वो अपनी बीवी अमृत कौर के पास बैठता तो कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाता था कि उसका काम डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करना है। अपनी 3 गजी पटियाला फैशन की रंगी हुई पगड़ी उतारकर जब वो एक तरफ रख देता तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके लंबे लंबे काले गेसुओं के नीचे जो छोटा सा सर छुपा हुआ है उसमें तरक्की पसंद अदब कूट कूट कर भरा है। इस एहसास से उसके दिमाग में एक अजीब किस्म की अहमियत पैदा हो जाती है और वो ये समझता है कि दुनिया में जिस कदर अफसाना निगार और नॉवेल नवीस मौजूद हैं, सबके सब उसके साथ एक निहायती लतीफ रिश्ते के जरिए से मुंसलिक है। अमृत कौर की समझ में ये बात नहीं आती थी कि उसका खाविद लोगों को मद्दुओ करने पर उससे हर बार ये क्यों कहता है, अमृत ये जो आज चाय पर आ रहे हैं ना, हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं, समझी, बहुत बड़े शायर। देखो उनकी खातिर तवज्जो में कोई कोर कसर न रह जाए। आने वाला कभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर होता था या बहुत बड़ा अफसाना निगार। इससे कम पाए का कोई आदमी वो कभी बुलाता ही नहीं था और फिर दावत में ऊंचे ऊंचे सुरों में जो बातें होती थी उनका मतलब वो आज तक न समझ सकी थी। उन गुफ्तगुओं में तरक्की पसंद का जिक्र आम होता था। उस तरक्की पसंदी का मतलब भी अमृत कौर को मालूम नहीं होता था। एक दफा जब जोगिंदर सिंह एक बहुत बड़े अफसाना निगार को चाय पिलाकर फारिग हुआ और अंदर रसोई में आकर बैठा तो अमृत कौर ने पूछा, ये मुई तरक्की पसंदी क्या है? जोगिंदर सिंह ने पगड़ी समेत अपने सर को एक खफीफ सी जुम्बिश दी और कहा, तरक्की पसंदी। इसका मतलब तुम फौरन ही नहीं समझ सकोगी। तरक्की पसंद उसको कहते हैं जो तरक्की पसंद करे। ये लफ्ज फारसी का है। अंग्रेजी में तरक्की पसंद को रेडिकल कहते हैं। वो अफसाना निगार यानी कहानियां लिखने वाले जो अफसाना निगारी में तरक्की चाहते हों उनको तरक्की पसंद अफसाना निगार कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं जिनमें मेरा नाम भी शामिल है। जोगिंदर सिंह आदतन अंग्रेजी लफ्जों और जुमलों के जरिए से अपने ख्यालात का इजहार किया करता था। उसकी ये आदत पककर अब तबीयत बन गई थी। चुनांचे अब वो बिला तकल्लुफ एक ऐसी अंग्रेजी ज़बान में सोचता जो चंद मशहूर अंग्रेजी नॉवेल नवीसों के अच्छे अच्छे चुस्त फिक्रों पर मुश्तमिल थी। आम गुफ्तगू में वो 50% अंग्रेजी लफ्ज और अंग्रेजी किताबों से चुने हुए फिक्रे इस्तेमाल करता था। अफलातून को वो हमेशा प्लेटो कहता था। इसी तरह अरस्तु को अरिस्टोटल, डायरेक्टर सेगमेंट फ्राइड, शोपेनहावर और नीत्शे का जिक्र वो अपनी हर मार्को की गुफ्तगू में किया करता था। आम बातचीत में वो इन फिलॉसफियों का नाम भी नहीं लेता था और बीवी से गुफ्तगू करते वक्त वो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखता था कि अंग्रेजी लफ्ज और ये फलसफी ना आने पाए। जोगिंदर सिंह से जब उसकी बीवी ने तरक्की पसंदी का मतलब समझा तो उसे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि उसका ख्याल था कि तरक्की पसंदी कोई बहुत बड़ी चीज होगी जिस पर बड़े बड़े शायर और अफसाना निगार उसके खाविद के साथ मिलकर बहस करते रहते हैं। लेकिन जब उसने ये सोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं तो उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई। ये चमक देखकर जोगिंदर सिंह के मूंछों भरे होठ एक दबदबी सी मुस्कुराहट के बाइस कपकपाए। अमृत, तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। उसने मेरे अफसाने पढ़े हैं और बहुत पसंद किए हैं। अमृत कौर ने पूछा, ये बड़ा आदमी कवि है या आपकी तरह कहानियां लिखने वाला है? जोगिंदर सिंह ने जेब से एक लिफाफा निकाला
और उसे अपने दूसरे हाथ की पुष्प पर थपथपाते हुए कहा, यह आदमी कवि भी है, अफसाना निगार भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी और कभी ना मिटने वाली शोहरत का बाइस है, वो क्या है? वो खूबी क्या है? वो एक आवारागर्द है। आवारागर्द? हाँ, वो एक आवारागर्द है जिसने आवारागर्दी को अपनी जिंदगी का नस्बे उलैन बना लिया है। वो हमेशा घूमता रहता है, कभी कश्मीर की ठंडी वादियों में होता है और कभी मुल्तान के तपते हुए मैदानों में, कभी लंका में तो कभी तिब्बत में। अमृत कौर की दिलचस्पी बढ़ गई। मगर ये करता क्या है? गीत इकट्ठे करता है, हिंदुस्तान के हर किस्से के गीत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पिशवारी, सरहदी, कश्मीरी, मारवाड़ी। हिंदुस्तान में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, उनके जितने गीत उसको मिलते हैं इकट्ठे कर लेता है। इतने गीत इकट्ठे करके क्या करेगा वो? किताबें छापता है, मजमून लिखता है ताकि दूसरे भी ये गीत सुन सके। अंग्रेजी ज़बान के कई रिसालों में उसके मजमून छप चुके हैं। गीत इकट्ठे करना और फिर उनको सलीके के साथ पेश करना कोई मामूली काम नहीं। वो बड़ा आदमी है अमृत, बहुत बड़ा आदमी है। और देखो उसने मुझे खत कैसा लिखा है। ये कहकर जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी को वो खत पढ़कर सुनाया जो हरिंदर नाथ त्रिपाठी ने उसको अपने गांव से डाक खाना के पते से भेजा था। उस खत में हरिंदर नाथ त्रिपाठी ने बड़ी मीठी जबान में जोगिंदर सिंह के अफसानों की तारीफ की थी और लिखा था कि आप हिंदुस्तान के तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। जब ये फिक्रा जोगिंदर सिंह ने पढ़ा तो बोल उठा, लो देखो, त्रिपाठी साहिब भी लिखते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ। जोगिंदर सिंह ने पूरा खत सुनाने के बाद 1-2 सेकंड अपनी बीवी की तरफ देखा और असर मालूम करने के लिए पूछा, क्यों? अमृत कौर अपने खाविद की तेज निगाही के बायस कुछ झेप सी गई और मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे क्या मालूम, बड़े आदमियों की बातें भी बड़ी हैं, मेरी समझ में नहीं आती। जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी की इस अदा पर गौर न किया। वो दरअसल हरिंदर नाथ त्रिपाठी को अपने यहाँ बुलाने और उसे कुछ देर ठहराने की बाबत सोच रहा था। अमृत, मैं कहता हूँ त्रिपाठी साहिब को दावत दे दी जाए, क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या पता है वो इनकार कर दे। बहुत बड़ा आदमी है, मुमकिन है कि वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। ऐसे मौकों पर वो बीवी को अपने साथ शामिल कर लिया करता था ताकि दावत का बोझ 2 आदमियों में बढ़ जाए। चुनांचे जब उसने हमारी कहा तो अमृत कौर ने, जो अपने खाविद जोगिंदर सिंह की तरह बेहद सादा लोह थी, हरिंदर त्रिपाठी से दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हालांकि उसका नाम ही उसके लिए नाकाबिले फहम था और ये बात भी उसकी समझ से बालातर थी कि एक आवारागर्द गीत जमा करके कैसे बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जब उससे ये कहा गया था कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी गीत जमा करता है तो उसे अपने खाविद की एक सुनाई हुई बात याद आ गई थी कि विलायत में कई लोग तितलियां पकड़ने का काम करते हैं और यूं काफी रुपया कमाते हैं। चुनांचे उसने ख्याल किया था कि शायद त्रिपाठी साहिब ने गीत जमा करने का काम विलायत के किसी आदमी से ही सीखा होगा। जोगिंदर सिंह ने फिर अपना अंदेशा जाहिर किया, मुमकिन है कि वो हमारी इस दावत को खुशामद समझे। इसमें खुशामद की क्या बात है? और भी तो कई बड़े आदमी आपके पास आते हैं, आप उनको खत लिख दीजिए। मेरा ख्याल है वो आपकी दावत जरूर कबूल करेंगे और फिर उनको भी तो आपसे मिलने का बहुत शौक है। हाँ, ये तो बताइए, क्या उनके बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे? जोगिंदर सिंह ने खत का मजमून अंग्रेजी जबान में सोचते हुए कहा, होंगे, जरूर होंगे। हाँ हैं, मैंने उनके मजमून में पढ़ा था। उनकी बीवी भी है और एक बच्ची भी है। ये कहकर जोगिंदर सिंह उठा। खत का मजमून उसके दिमाग में मुकम्मल हो चुका था। दूसरे कमरे में जाकर उसने छोटे साइज का पैड निकाला जिस पर वो खास आदमियों को खत लिखा करता था और हरिंदर नाथ त्रिपाठी के नाम उर्दू में दावतनामा लिखा। ये उस मजमून का तर्जुमा था जो उसने अपनी बीवी से गुफ्तगू करते वक्त सोच लिया था। तीसरे रोज हरिंदर नाथ त्रिपाठी का जवाब आया। जोगिंदर सिंह ने धड़कते हुए दिल के साथ लिफाफा खोला। जब उसने पढ़ा कि उसकी दावत कबूल कर ली गई है तो उसका दिल और भी धड़कने लगा। उसकी बीवी अमृत कौर धूप में अपने छोटे बच्चे के केसों में दही डालकर मल रही थी कि जोगिंदर सिंह लिफाफा हाथ में लेकर उसके पास पहुंचा। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली है। कहते हैं कि वो लाहौर यूं भी एक जरूरी काम से आ रहे थे। अपनी ताज़ा किताब छपवाने का इरादा रखते हैं और हाँ, उन्होंने तुमको प्रणाम कहा है।
अमृत कौर इस एहसास से बहुत खुश हुई कि इतने बड़े आदमी ने जिसका काम गीत इकट्ठे करना है उसको प्रणाम कहा है। चुनांची उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसका ब्याह ऐसे आदमी से हुआ जिसको हिंदुस्तान का हर बड़ा आदमी जानता है। सर्दियों का मौसम था, नवंबर के पहले दिन थे। जोगिंदर सिंह सुबह 7 बजे बेदार हो गया और देर तक बिस्तर में आंखें खोले पड़ा रहा। उसकी बीवी अमृत कौर और उसका बच्चा दोनों लिहाफ में लेटे पास वाली चारपाई पर पड़े थे। जोगिंदर सिंह ने सोचना शुरू किया, त्रिपाठी साहब से मिलकर उसे कितनी खुशी होगी और खुद त्रिपाठी साहिब को भी यकीनन उससे मिलकर बड़ी मसरत हासिल होगी, क्योंकि वो हिंदुस्तान का जवा अफकार, अफसाना नवीस और तरक्की पसंद अदीब है। त्रिपाठी साहिब से वो हर मौजू पर गुफ्तगू करेगा, गीतों पर, देहाती बोलियों पर, अफसानों पर और ताज़ा जंगी हालात पर। वो उनको बताएगा कि दफ्तर का एक मेहनती क्लर्क होने पर भी वो कैसे अच्छा अफसाना निगार बन गया। क्या ये अजीब सी बात नहीं कि डाक खाना में चिट्ठियों की देखभाल करने वाला इंसान आर्टिस्ट हो। जोगिंदर सिंह को इस बात का बहुत नाज था कि डाक खाना में मजदूरों की तरह 6-7 घंटे काम करने के बावजूद भी वो इतना वक्त निकाल लेता है कि एक माहाना पर्चा मुर्तब करता है और 2-3 पर्चों के लिए हर महीने एक अफसाना भी लिखता है। दोस्तों को हर हफ्ते जो लंबे चौड़े खत लिखे जाते थे उनका जिक्र अलग रहा। देर तक वो बिस्तर पर लेटा हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपनी पहली मुलाकात की जहनी तैयारियां करता रहा। जोगिंदर सिंह ने उसके अफसाने और मजमून पढ़े थे और उसका फोटो भी देखा था, और किसी के अफसाने पढ़ और फोटो देखकर वो आम तौर पर यही महसूस करता था कि उसने उस आदमी को अच्छी तरह जान लिया है। लेकिन हरिंदर नाथ त्रिपाठी के मामले में उसको अपने ऊपर एतबार नहीं आता था। कभी उसका दिल कहता था कि त्रिपाठी उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके अफसाना निगार दिमाग में बाज औकात त्रिपाठी एक ऐसे आदमी की सूरत में पेश होता था जिसने कपड़ों के बजाय अपने जिस्म पर कागज लपेट रखे हों। जब वो कागजों के मुतालिक सोचता तो उसे अनारकली की वो दीवार याद आ जाती थी जिस पर सिनेमा के इश्तिहार ऊपर तले इतनी तादाद में चिपके हुए थे कि एक और दीवार बन गई थी। जोगिंदर सिंह बिस्तर पर लेटा देर तक सोचता रहा कि अगर वो ऐसा ही आदमी निकल आया तो उसको समझना बहुत दुश्वार हो जाएगा, मगर बाद में जब उसको अपनी ज़हानात का ख्याल आया तो उसकी मुश्किलें आसान हो गई और वो उठकर हरिंदर नाथ त्रिपाठी के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हो गया। खतो खिताबत के जरिए से ये तय हो गया था कि हरिंदर नाथ त्रिपाठी खुद जोगिंदर सिंह के मकान पर चला आएगा, क्योंकि त्रिपाठी ये फैसला नहीं कर सका था कि वो लारी से सफ़र करेगा या रेलवे ट्रेन से। बहरहाल ये बात तो कतई तौर पर तय हो गई थी कि जोगिंदर सिंह सोमवार को डाकखाना से छुट्टी लेकर सारा दिन अपने मेहमान का इंतजार करेगा। नहा धोकर और कपड़े बदलकर जोगिंदर सिंह देर तक बावर्ची खाना में अपनी बीवी के साथ बैठा रहा। दोनों ने चाय देर से पी, इस ख्याल से कि शायद त्रिपाठी आ जाए, लेकिन जब वो न आया तो उसने केक वगैरह संभाल कर अलमारी में रख दिया और खुद खाली चाय पीकर मेहमान के इंतजार में बैठ गए। जोगिंदर सिंह बावर्ची खाने से उठकर अपने कमरे में चला आया। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी दाढ़ी के बालों में लोहे के छोटे छोटे क्लिप अटकाने शुरू किए कि वो नीचे की तरफ तय हो जाए तो बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दाढ़ी को वैसे ही छोड़कर उसने फटाफट से दरवाजा खोला। जैसा कि उसको मालूम था कि सबसे पहले उसकी नज़र हरिंदर नाथ त्रिपाठी की स्याह घनी दाढ़ी पर पड़ी, जो उसकी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा। हरिंदर नाथ के होठों पर जो बड़ी बड़ी मूंछों के अंदर छिपे हुए थे मुस्कुराहट पैदा हुई। उसकी एक आंख जो कदड़े टेढ़ी थी ज्यादा टेढ़ी हो गई और उसने अपनी लंबी लंबी जुल्फों को एक तरफ झटक कर अपना हाथ, जो किसी किसान का हाथ मालूम होता था, जोगिंदर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। जोगिंदर सिंह ने जब उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस की और उसको त्रिपाठी का वो चर्मी थैला नजर आया जो हामिला औरत के पेट की तरह फूला हुआ था, तो वो बहुत मुतासर हुआ। वो सिर्फ इस कदर कह सका, त्रिपाठी साहिब, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हरिंदर नाथ त्रिपाठी को आए अब 15 रोज हो चुके थे। उसकी आमद के दूसरे रोज ही उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई थी। ये दोनों त्रिपाठी के साथ ही गांव से आई थी, मगर 2 रोज के लिए मजंग में एक दूसरे के रिश्तेदार के यहाँ ठहर गई थी
और क्योंकि त्रिपाठी ने उस रिश्तेदार के पास उनका ज्यादा देर तक ठहरना मुनासिब नहीं समझा था, इसीलिए उसने उनको अपने पास बुलवा लिया था। पहले 4 दिन बड़ी दिलचस्प बातों में सर्फ हुए। हरिंदर नाथ त्रिपाठी से अपने अफसानों की तारीफ सुनकर जोगिंदर बहुत खुश होता रहा। उसने एक मुकम्मल अफसाना जो कि गैर मतबुआ था त्रिपाठी को सुनाया और दाद हासिल की। 2 नामुकम्मल अफसाने भी सुनाए जिनके मुतालिक त्रिपाठी ने अच्छी राय का इजहार किया। तरक्की पसंद अदब पर भी बहसें होती रही। मुख्तलिफ अफसाना निगारों की फनी कमजोरियां भी निकाली गई। नई और पुरानी शायरी का मुकाबला किया गया। गरज की ये 4 दिन बड़ी अच्छी तरह गुजरे और जोगिंदर सिंह त्रिपाठी की शख्सियत से बहुत मुतासर हुआ। उसकी गुफ्तगू का अंदाज जिसमें बैक वक्त, बचपना और बुढ़ापा था, जोगिंदर को बहुत पसंद आया। उसकी लंबी दाढ़ी जो उसने अपनी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, उसके ख्यालात पर छा गई और उसकी काली काली जुल्फें जिनमें देहाती गीतों की सी रवानी थी, हर वक्त उसकी आंखों के सामने रहने लगी। डाकखाने में चिट्ठियों की देखभाल करने के दौरान में भी त्रिपाठी की ये जुल्फें उसे न भूलती। 4 दिन में त्रिपाठी ने जोगिंदर सिंह को मोह लिया। वो उसका गिरविदा हो गया था। उसकी टेढ़ी आंख में भी उसको खूबसूरती नजर आने लगी थी। बल्कि एक बार तो उसने सोचा कि अगर उनकी आंख में टेढ़ापन न होता तो चेहरे पर ये बुजुर्गी कभी पैदा ही न होती। त्रिपाठी के मोटे मोटे होठ जब त्रिपाठी की घनी मूंछों के पीछे हिलते तो जोगिंदर ऐसा महसूस करता कि झाड़ियों में परिंदे बोल रहे हैं। त्रिपाठी हौले हौले बोलता था और बोलते बोलते जब वो अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरता तो जोगिंदर के दिल को बहुत राहत पहुंचती। वो समझता था कि उसके दिल पर प्यार से हाथ फेरा जा रहा है। 4 रोज तक जोगिंदर ऐसी फिजा में रहा जिसको अगर वो अपने किसी अफसाने में भी बयान करना चाहता है तो भी न कर सकता। लेकिन 5वें रोज एकाएक ही त्रिपाठी ने अपना चर्मी थैला खोला और उसको अपने अफसाने सुनाने शुरू किए और 10 रोज तक वो उसको अपने अफसाने सुनाता रहा। इस दौरान में त्रिपाठी ने जोगिंदर को कई किताबें सुना दी। जोगिंदर सिंह तंग आ गया। अब उसको अफसानों से नफरत पैदा हो गई। त्रिपाठी का चर्मी थैला जिसका पेट बनियों की तोंद की तरह फूला हुआ था, उसके लिए एक मुश्किल बन गया। हर रोज शाम को दफ्तर से लौटते हुए उसे इस बात का खटका रहने लगा कि कमरे में दाखिल होते ही उसकी त्रिपाठी से मुलाकात होगी। इधर उधर की चंद सरसरी बातें होंगी। वो चर्मी थैला खोला जाएगा और उसको 1 या 2 तवील अफसाने सुना दिए जाएंगे। जोगिंदर सिंह तरक्की पसंद था। ये तरक्की पसंदी अगर उसके अंदर ना होती तो वो साफ लफ्जों में त्रिपाठी से कह देता, बस बस त्रिपाठी साहब, बस अब मुझ में आपके अफसाने सुनने की ताकत नहीं रही। मगर वो सोचता, नहीं, मैं तरक्की पसंद हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल ये मेरी कमजोरी है कि अब उनके अफसाने मुझे अच्छे नहीं लगते। उनमें ज़रूर कोई ना कोई खूबी होगी, इसीलिए कि उनके पहले अफसाने मुझे खूबियों से भरे नजर आते थे। 1 हफ्ते से ज़्यादा अरसे तक जोगिंदर सिंह के तरक्की पसंद दिमाग में ये कश्मकश जारी रही और वो सोच सोच कर इस हद तक पहुंच गया जहां सोच विचार हो ही नहीं सकता। तरह तरह के ख्याल उसके दिमाग में आते मगर वो उनको ठीक तौर पर जांच पड़ताल न कर सकता। उसकी जहनी अफरा तफरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और वो ऐसा महसूस करने लगा कि एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें बेशुमार खिड़कियां हैं। उस मकान के अंदर वो अकेला है। आंधी आ गई है, कभी इस खिड़की के पट बजते हैं, कभी उस खिड़की के, और उसकी समझ में नहीं आता कि वो इतनी खिड़कियों का क्या करे। जब त्रिपाठी को उसके यहाँ आए 20 रोज हो गए तो उसे बेचैनी महसूस होने लगी। त्रिपाठी अब शाम को नया अफसाना लिखकर जब उसे सुनाता तो जोगिंदर को ऐसा महसूस होता कि बहुत सी मक्खियां उसके कानों के पास भिनभिना रही हैं। वो किसी और ही सोच में गर्क होता। एक रोज त्रिपाठी ने जब उसको अपना ताज़ा अफसाना सुनाया जिसमें किसी औरत और मर्द के जिनसी ताल्लुकात का जिक्र था तो ये सोचकर उसके दिल को धक्का सा लगा कि पूरे 21 दिन अपनी बीवी के पास सोने के बजाय वो एक लम ढड़ील के साथ एक ही लिहाफ में सोता रहा है। इस एहसास ने जोगिंदर के दिलो दिमाग में एक लम्हा के लिए इनकलाब बर्पा कर दिया। ये कैसा मेहमान है जो कि इस तरह चिमट कर ही रह गया है, यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं लेता। और मैं उनकी बीवी साहिबा को तो भूल ही गया था और उनकी बच्ची, सारा घर उठाकर तहस नहस कर दिया है। जर्रा भर ख्याल नहीं कि एक गरीब आदमी का कचूमर निकल जाएगा। मैं डाक खाने में मुलाजिम हूँ,
सिर्फ 50 रुपए माहवार कमाता हूँ। आखिर कब तक उनकी खातिर तवज्जो करूँगा? और फिर अफसाने, उसके अफसाने जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इंसान हूँ, लोहे का ट्रक नहीं जो हर रोज उसके अफसाने सुनता रहूं। और किस कदर गजब है कि मैं अपनी बीवी के पास तक नहीं गया। सर्दियों की ये रातें ज़ाय तो हो रही हैं। 21 दिनों के बाद जोगिंदर त्रिपाठी को एक नई रोशनी में देखने लगा। अब उसको त्रिपाठी की हर चीज मायूब नजर आने लगी। उसकी टेढ़ी आंख, जिसमें जोगिंदर पहले खूबसूरती देखता था, अब सिर्फ एक टेढ़ी आंख थी। उसकी काली जुल्फों में भी अब जोगिंदर को वो मुलायमी दिखाई नहीं देती थी। और उसकी दाढ़ी देखकर अब वो सोचता था कि इतनी लंबी दाढ़ी रखना बहुत बड़ी हमाकत है। जब त्रिपाठी को उसके यहाँ आए 25 दिन हो गए तो एक अजीबोगरीब कैफियत उसके ऊपर तारी हो गई। वो अपने आप को अजनबी समझने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो कभी जोगिंदर सिंह को जानता था मगर अब नहीं जानता। अपनी बीवी के मुतालिक वो सोचता, जब त्रिपाठी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो मेरी नई सिरे से शादी होगी। मेरी वो पुरानी जिंदगी जिसको टाट के तौर पर ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फिर ऊद कर आएगी। मैं फिर अपनी बीवी के साथ सो सकूंगा। और इसके आगे जब वो सोचता तो जोगिंदर सिंह की आंखों में आंसू आ जाते और उसके हलक में कोई तल्ख सी चीज फंस जाती। उसका जी चाहता कि दौड़ा दौड़ा कर अंदर जाए और अमृत कौर को, जो कभी उसकी बीवी हुआ करती थी, अपने गले से लगा ले और रोना शुरू कर दे। मगर ऐसा करने की हिम्मत उसमें नहीं थी क्योंकि वो तरक्की पसंद अफसाना निगार था। कभी कभी जोगिंदर सिंह के दिल में ये ख्याल दूध के उबाल की तरह उठता कि तरक्की पसंदी का लिहाफ जो उसने अपने ऊपर ओढ़ रखा है उतार फेंके और चिल्लाना शुरू कर दे, त्रिपाठी, तरक्की पसंद की ऐसी की तैसी, तुम और तुम्हारे इकट्ठे किए हुए गीत सब बकवास हैं। मुझे अपनी बीवी चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिशें तो सारे गीतों में जज्ब हो चुकी हैं, मगर मैं अभी जवान हूँ। मेरी हालत पर रहम करो, जरा गौर तो करो। मैं जो 1 मिनट अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता था, 25 दिनों से तुम्हारे साथ एक ही लिहाफ में सो रहा हूँ। क्या ये जुल्म नहीं? जोगिंदर सिंह बस खून का घूंट पीकर रह जाता। त्रिपाठी उसकी हालत से बेखबर हर रोज शाम को उसे अपना ताज़ा अफसाना सुना देता और उसके साथ लिहाफ में सो जाता। जब 1 महीना गुजर गया तो जोगिंदर सिंह का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। मौका पाकर गुस्सा खाने में वो अपनी बीवी से मिला, धड़कते हुए दिल के साथ, उस डर के मारे कि त्रिपाठी की बीवी ना आ जाए। उसने जल्दी से उसका यूं बोसा लिया जैसे डाक खाने में लिफाफों पर मोहर लगाई जाती हो और कहा, आज रात तुम जागती रहना। मैं त्रिपाठी से ये कहकर बाहर जा रहा हूँ कि रात के 2:30 बजे वापस आऊँगा, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा। 12 बजे, पूरे 12 बजे मैं हौले हौले दस्तक दूंगा। तुम चुपके से दरवाज़ा खोल देना और फिर हम। ड्योढ़ी बिल्कुल अलग थलग है, लेकिन तुम एहतियात के तौर पर वो दरवाज़ा जो गुसलखाने की तरफ खुलता है बंद कर देना। बीवी को अच्छी तरह समझाकर वो त्रिपाठी से मिला और उससे रुखसत लेकर चला गया। 12 बजने में 4 सर्द घंटे बाकी थे, जिनमें से 2 जोगिंदर सिंह ने अपनी साइकिल पर इधर उधर घूमने में काटे। उसको सर्दी की शिद्दत का बिल्कुल एहसास न हुआ, इसीलिए कि बीवी से मिलने का ख्याल काफी गर्म था। 2 घंटे साइकिल पर घूमने के बाद वो अपने मकान के पास मैदान में बैठ गया और महसूस करने लगा कि वो रूमानी हो गया है। जब उसने सर्द रात की धुंधलाई खामोशी का ख्याल किया तो उसे एक जानी पहचानी चीज मालूम हुई। ऊपर ठिठुरे हुए आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे पानी की मोटी मोटी बूंदें जमकर मोती बन गई हैं। कभी कभी रेलवे इंजन की चीख खामोशी को छेड़ देती और कभी जोगिंदर सिंह का अफसाना निगार दिमाग ये सोचता कि खामोशी बहुत बड़ा बर्फ का ढेला है और सीटी की आवाज़ मैक है जो उसके सीने में खुप गई है। बहुत देर तक जोगिंदर एक नई किस्म के रोमान को अपने दिलो दिमाग में फैलाता रहा और रात की अंधियारी खूबसूरतियों को गिनता रहा। एकाएक ही इन ख्यालात से चौंक कर उसने घड़ी में वक्त देखा तो 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। उठकर उसने घर का रुख किया और दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। 5 सेकंड गुजर गए, दरवाज़ा न खुला। एक बार उसने फिर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला। जोगिंदर सिंह ने हौले से कहा, अमृत। और जब नजरें उठाकर उसने देखा तो अमृत कौर के बजाय त्रिपाठी खड़ा था। अंधेरे में जोगिंदर सिंह को ऐसा मालूम हुआ कि त्रिपाठी की दाढ़ी इतनी लंबी हो गई है कि जमीन को छू रही है। उसको फिर त्रिपाठी की आवाज़ सुनाई दी, तुम जल्दी आ गए, चलो ये भी अच्छा हुआ। मैंने अभी अभी एक अफसाना मुकम्मल किया है, आओ सुनाओ।